आज हमारे रडार पर है 1964 में बनी BEML की करीब 9,700 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की ये कंपनी है। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स बनाने वाली एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है BEML। 3 बिजनेस वर्टिकल्स में है, आप जानते हैं, डिफेंस एंड एरोस्पेस, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड रेल एंड मेट्रो। ये सभी में इनकी ज़बरदस्त प्रेजेंस है। रिटर्न की बात कर लेते हैं, पिछले 6 महीने में BEML ने अपने निवेशकों को 90% का दमदार रिटर्न दिया है शेयर प्राइस में। और कंपनी के आगे की क्या प्लान्स हैं ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है डिफेंस स्पेस में, मेट्रो स्पेस में बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो इंटरनेशनल हो। रक्षा मंत्रालय ने 45,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी हाल ही में दी है, जिसमें आर्मर्ड मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स भी शामिल हैं। इन सब चीज़ों का क्या है इम्पैक्ट कंपनी के आगे के ऑर्डर बुक पर और क्या है आगे के प्लान्स, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD शांतनु रॉय सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। सबसे पहले सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इस वक्त प्रोस्पेक्ट्स जो दिख रहे हैं कंपनी के, हम कैसे देखें इसको? रेलवे मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें, या गवर्नमेंट का पुश इन डिफेंस, इन मेट्रो, इन रेल ज़बरदस्त है। ऑर्डर्स भी वो लोग लगातार यहाँ पर दे रहे हैं। आपकी कंपनी इससे कितना फ़ायदा देख सकती है और क्या प्रोजेक्शंस हैं आपके पास इस वक्त? नमस्कार स्वाति। जैसा कि आपने बताया कि सरकार का पुश डिफेंस और रेल मेट्रो में काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी जो 3 बिजनेस वर्टिकल में है, रेल मेट्रो है, डिफेंस एरोस्पेस है और माइनिंग कंस्ट्रक्शन है। और अगर आप देखेंगे कि जो बजट है हमारा, इस बार का बजट आउटले सरकार का, टॉप 3 जो बजट जिसमें सरकार ने दिया है, डिफेंस 5.94 लाख करोड़, रेलवे 2.41 लाख करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर 2.1 करोड़ के लाख करोड़ के आसपास। तो तीनों ही सेक्टर में BEML उपस्थित है, और मैं कहूँगा ये तीनों सनराइज सेक्टर हैं कंपनी के लिए और इस देश के लिए भी। जहाँ तक रेल एंड मेट्रो का सवाल है, तो आप देखेंगे कि इस वक्त BEML जो एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोजेक्ट्स, वो है मुंबई मेट्रो का सबसे बड़ा जो मेट्रो प्रोजेक्ट है इस देश में, मुंबई मेट्रो। ये हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं लाइन 2 लाइन 7 का। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, करीब $600 मिलियन का प्रोजेक्ट है। और 96 यानी 96 ट्रेन सेट हमको सप्लाई करना है अगले 2 वर्ष के अंदर। ऑलरेडी हम 37-38 ट्रेन सेट के लगभग सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा हम रेलवे के लिए प्रेजेंटली हम लोग एक रेल ग्राइंडिंग मशीन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसके अलावा मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये तो हुआ जो करंटली हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल हमने एक बड़ा मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, करीब 3,177 करोड़ का, बैंगलोर मेट्रो को 318 मेट्रो ट्रेन सप्लाई करने का। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो में अभी हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए एक छोटा सा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इसमें फर्दर मेट्रो कोचेस के ऑर्डर की संभावना है। जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट हैं, इसके अंदर में मुंबई लाइन 6 का टेंडर ऑलरेडी आ चुका है। इसमें 108 कार का टेंडर है ये। चेन्नई मेट्रो का भी टेंडर ये ऑलरेडी है, जाइका फंडेड प्रोजेक्ट है, और इसमें फर्दर करीब 70-80 कार्स के बढ़ने की संभावना है, जो करंट क्वांटिटी है। इसके अलावा आगे आने वाले समय में पटना मेट्रो आएगा, और एक और टेंडर जो ऑलरेडी बाहर है वो है 100 ट्रेन सेट का एल्यूमिनियम कोचेस का एक टेंडर है। तो ये सारा मिला के काफ़ी बड़ी संख्या में जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि वंदे भारत, जो कि सरकार का एस्पिरेशन है करीब 800 वंदे भारत 2030 तक निकालने का। तो अगर हम उसकी भी क्वांटिटी लें, उसका अपॉर्चुनिटी साइज लें, तो ये पूरा अपॉर्चुनिटी साइज करीब 2 लाख करोड़ के आसपास बनता है सिर्फ रेल मेट्रो सेगमेंट में। और इसमें अगर BEML का शेयर जो है, अगर हम 50% भी लें सक्सेस रेट, और उसमें BEML का शेयर किसी केस में 35%, किसी केस में 70%, इस तरह से आएगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट। तो करीब 70,000 करोड़ के अपॉर्चुनिटी तो BEML को ही दिख रहे हैं अगले 6 से 7 साल के अंदर।
मैं ये ये भी बताना चाहूँगा कि देश का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हम बना रहे हैं आईसीएफ के लिए, और इस पे काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही ये ट्रेन हम पहला ट्रेन सप्लाई कर पाएँगे। जहाँ तक डिफेंस का सवाल है, डिफेंस में हमारी 3 कोर कॉम्पिटेंसी हैं, 4 कोर कॉम्पिटेंसी है रादर। पहला कोर कॉम्पिटेंसी है हाई मोबिलिटी व्हीकल। ऑलरेडी हमने 10,000 से ज़्यादा हाई मोबिलिटी व्हीकल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सप्लाई किया हुआ है। इसमें लगभग 40% ऐसे व्हीकल्स हैं जो कि ड्यू हैं ओवरऑलिंग के लिए। तो ओवरऑलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग हाई मोबिलिटी व्हीकल्स एंड कन्वर्शन फ्रॉम नॉन यूरो टू यूरो, हम्म। ये एक सेगमेंट ऑफ बिजनेस है जो कि हमें आगे मिलेगा। हम्म। इसके अलावा नए हाई मोबिलिटी व्हीकल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है आर्मी ओके। में। और ये सिर्फ डायरेक्टली हाई मोबिलिटी व्हीकल नहीं, ये जो है जितने हमारे लैंड सिस्टम्स हैं, लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, वेपन लोकेटिंग रडार्स हैं, इस सब में भी ये इस्तेमाल होता है। ओके। दूसरा कॉम्पिटेंस हमारा है आर्मरिंग का। जी तो सर। आर्मरिंग में ऑलरेडी हमने आर्मी को अब तक जितने भी आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल हैं वो बीएमएल ने सप्लाई किए हुए हैं, और वो सारे ही राइट। ओवरऑलिंग के ड्यू हैं। ओके। और नए आर्मरिंग का भी ऑर्डर आ रहा है हमारे पास। तो टोटल ऑर्डर साइज करीब 40,000 करोड़ अगले 5 से 6 साल के अंदर में डिफेंस से आ सकता है। ओके। तो 75,000 करोड़ रुपए आपने कहा करीब करीब अपॉर्चुनिटी है, और इतने ऑर्डर्स आ सकते हैं आपको रेल मेट्रो से, और अगर हम बात करें डिफेंस से तो 40,000 करोड़। तो यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी की हम बात करें सर, आपकी इस वक्त ऑर्डर बुक कितनी है, और साल के अंत तक आप ये कितनी होते हुए देख रहे हैं? आपने कहा ये 5 से 6 साल में अपॉर्चुनिटी है, तो हम इसको इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर लें, 5-6 साल में उतना उतना इंक्रीमेंटल ऑर्डर दिख रहा है क्या कंपनी के लिए? थोड़ा सा हमें नंबर बताएंगे इस वक्त ऑर्डर बुक का, और कितना ये बढ़ के हो जाएगा? स्वाति, इस वक्त हमारा ऑर्डर बुक जो है 12,800 करोड़ है आज की डेट में। हमने ये साल शुरू किया था 8,500 करोड़ के लगभग से, और ऑलरेडी हम 5,000 करोड़ के लगभग ऑर्डर इस साल में बुक कर चुके हैं। और आगे आने वाले समय में अगले 6 महीने में मुझे लगता है कि फर्दर 6 से 7 करोड़ का ऑर्डर बुक आएगा हमारे पास में। और ये साल जो है हम कोशिश करेंगे कि 16 से 17,000 करोड़ के बीच में ऑर्डर बुक के साथ में हम इस साल को एंड करेंगे, या अप्रैल 2024 जो हम शुरू करेंगे उस समय हमारे पास में 16 से 17,000 करोड़ के ऑर्डर होने चाहिए। ओके। तो 12-13 हज़ार से 16 से 17,000 करोड़ इस साल के अंत तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने के लिए, और ओवरऑल 5 साल का तो आपने पीरियड होराइजन हमें दिया सर। इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके की आप करेंगे? एक्सपेंशन है, डिमांड है, तो किस तरीके का कैपेक्स लाइनअप करेंगे सर कंपनी के लिए, और उसका कैसे बंदोबस्त करेंगे? देखिए, अभी हमने इस साल में जो कैपेक्स आइडेंटिफाई किया था वो करीब 5% था हमारे पिछले साल के सेल्स रेवेन्यू का। लेकिन अभी हमने इस साल में फर्दर 5% को बढ़ा के 7.5% करने का निर्णय लिया है, क्योंकि कुछ हमें इमीडिएट कैपेक्स की संभावना दिख रही है जो कि हमें करना पड़ेगा। और ये जो कैपेक्स है ये बेसिकली 3 चीज़ों के लिए हम कर रहे हैं। सबसे पहला जो है वो डिफेंस डिफेंस में हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, हमारे कोर कॉम्पिटेंसीज में जैसे कि हाई मोबिलिटी व्हीकल हुआ, आर्मरिंग हुआ। दूसरा रेल मेट्रो में, उसमें भी हम अपनी कैपेसिटी को ऑगमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए कैपेक्स ला रहे हैं। तीसरा जो है माइनिंग कंस्ट्रक्शन में और ओवरऑल प्लांट एंड मशीनरी में जो कि पुरानी हो चुकी है उसको अब मॉडर्नाइज करने में या उसको रिप्लेस करने के लिए हम लेके आ रहे हैं, और उसमें हम स्टेट ऑफ द आर्ट नए मशीनरी लेके आ रहे हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और हमारी ओवरऑल एग्जीक्यूशन की क्षमता बढ़ेगी। तो ये हमारा कैपेक्स का जो एस्पिरेशन है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल हम इस कैपेक्स फिगर को फर्दर 50% बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये कैपेक्स हम अपने इंटरनल रिसोर्स से ही ला रहे हैं। ये कैपेक्स हम कहीं बाहर से लेके नहीं आएंगे। अभी हमने ये तय किया है कि हमारी जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं, जो इंटरनल कैश फ्लो हैं, उसी से हम इस कैपेक्स को पूरा करने का इतना उम्मीद रखते अमाउंट क्या हैं। है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये फिगर क्या होगी? इस साल में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर फिगर 200 करोड़ से बढ़ के करीब 350 करोड़ हो रही है, और अगले साल में करीब 500 करोड़ के लगभग का कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करने की कोशिश करेंगे। तो और आपने। ये ऐसा नहीं कि ये हर साल ही होता रहेगा। जी। हमारी ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है
ये मेरे ख्याल से हमारे आगे के 5 साल के लिए, 6 साल के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। बढ़िया। अंटिल हम डिसाइड करते हैं कि हम कुछ ऑर्गेनिक डाइवर्सिफिकेशन करें कंपनी का, उस केस में हो सकता है हमें नया कैपिटल एक्सपेंडिचर लेके आना पड़ेगा, बट हाल फिलहाल के लिए इतना मेरे हिसाब से काफी रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। क्या उस पर आप कुछ स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं कुछ बड़े कंपनीज के लिए, कुछ स्पेसिफिक बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की तरह आप उभर कर आने की प्लान कर रहे हैं? कुछ ऐसे बड़े कंपनीज से बातचीत हो रही है? कुछ बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं उस डायरेक्शन में? जी बिल्कुल। हमारी जो स्ट्रैटेजी है ग्रोथ की, स्ट्रैटेजी सिर्फ हमारे अपने बल पे करने का नहीं है, बट जॉइंट वेंचर, कंसोर्शियम बिडिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, ये तीनों ही हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर स्पेशली हम चाह रहे हैं कि जहाँ पे एक्सपोर्ट हमें करना है और हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर के थ्रू अपना एक्सपोर्ट रेवेन्यू हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली आपका जो, अगर मैं स्पेसिफिक कोई बात करूं तो मेट्रो सेक्टर में हमारी कोशिश है कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट मार्केट को में अपने फुटप्रिंट लेके आए। तो सर ये मैं जानना चाहूँगी, इस वक्त एक्सपोर्ट मार्केट आपका कितना बड़ा वहाँ पर आपका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है? आगे क्या स्कोप दिख रही है और कौन सी कंट्रीज से आपकी बातचीत चल रही है, कौन सी कंपनी स्पेसिफिक, और कितने बड़े ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, साइज? तो स्वाति, जो एक्सपोर्ट या निर्यात है, निर्यात में हमने पिछले 4 साल में काफी अच्छी ग्रोथ की है। इनफैक्ट हमारा फिजिकल एक्सपोर्ट जो 2019-20 में था, उसमें करीब 15 गुना बढ़ोतरी हुई है हमारे फिजिकल एक्सपोर्ट में पिछले साल। और वो जो फिजिकल एक्सपोर्ट नंबर है, ये हम कोशिश कर रहे हैं फर्दर करीब एटलीस्ट 50% 2023-24 में ही फिजिकल एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जो टोटल हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, निर्यात रेवेन्यू है, इसमें डीम्ड एक्सपोर्ट भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। और हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग डीम्ड एक्सपोर्ट है, ये हमारी कंपनी का करीब 20% जो है लास्ट ईयर के सेल्स रेवेन्यू में इसका योगदान रहा है। आगे चल के फिजिकल एक्सपोर्ट में ही हमारी जो फोकस कंट्रीज हैं, वो मोस्टली अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है और आसियान रीजन है। और जो अर्स्टवाइल सीआईएस कंट्रीज, इसमें भी काफ़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं हमारे पास में। और अगले 2 से 3 साल के अंदर में काफ़ी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स और एक्सपोर्ट ग्रोथ, निर्यात में बढ़ोतरी हम उम्मीद कर सकते हैं। वंडरफुल। तो एक्सपोर्ट भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह उभर कर आ रहा है और आपके वहाँ पर भी प्लान्स इंटैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक जरिया है जो आप यूज़ करेंगे यहाँ पर। सर बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं, जिस तरह से आपने एक रोड मैप बनाया कंपनी का अगले 5-6 साल के लिए, जो पोजिशनिंग कर रहे हैं आप, कहाँ से कंपनी कहाँ लेकर जाने की बात है। बट मैं ये जानना चाहूँगी सर, ये डाइवेस्टमेंट पर भी बहुत चर्चा में आता है बीईएमएल, तो डाइवेस्टमेंट को लेकर हमारे दर्शक हमेशा एक पहला सवाल वही पूछना चाहते हैं, तो हमें उस पर भी थोड़ा अपडेट देंगे सर? क्या एग्जैक्टली कहाँ पर है, क्या स्टेट में है डाइवेस्टमेंट की प्लान्स, और जो लैंड एसेट्स लिस्ट हुआ है उसकी भी थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए सर। क्या उस पर आगे कंपनी का प्लान है? स्वाति, आपने ये जो सवाल किया है, ये गलत आदमी से किया है। मैं ये जवाब देने, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू श्योर। आंसर दिस। बट आपको जस्ट मैं इतना थोड़ा बताना चाहूंगा, जी। डिसइन्वेस्टमेंट का इंटेंट क्या था। डिसइन्वेस्टमेंट का इंटेंट था टू अनलॉक वैल्यू, जी। राइट, एंड टू क्रिएट मोर वैल्यू। एंड हम वही कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी को ग्रोथ के पाथ पे लेके जाएं और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट करें अपने निवेशकों के लिए। और उसमें सबसे बड़ा निवेशक तो भारत सरकार ही है। तो हम जितना ग्रोथ देंगे अपने निवेशकों को, तो भारत सरकार को भी उतना ही फायदा होगा। और जिस वक्त डिसइन्वेस्टमेंट होगा, तो सरकार को भी ज्यादा से ज्यादा उसमें लाभ मिलेगा। तो हमारी तो यही कोशिश है कि कंपनी को ग्रोथ के पथ पे आगे लेके जाया जाए। जहां तक बीएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड का सवाल है, तो ये कंपनी जो है एक अलग एंटिटी है के रूप में लिस्ट हुई है 19 अप्रैल 2023 से। और चूंकि ये अलग लिस्टेड कंपनी है, इसके बारे में मेरे लिए कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा। तो मेरे मेरे हिसाब से दीपम, जो कि इस डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कर रहा है, दे विल बी द राइट पीपल टू ओके। गिव गिव एन अपडेट ऑन श्योर। दिस।
ओके, फेयर इनफ सर, दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट। एक आखिरी सवाल आपसे बिफोर आई लेट यू गो। आपने जब से कंपनी का कारभार संभाला है और जो आपने एक ग्रोथ मैप या रोड मैप और स्ट्रैटेजी बनाई है, कंपनी की को कहाँ लेकर सर जाना चाहते हैं? अगर हम इसके नंबर्स की बात करें, टारगेट की बात करें, टॉप लाइन, मार्केट कैप, कहाँ देखते हैं आप इस कंपनी की? क्योंकि कई लोगों का कहना है बहुत अंडर वैल्यूड है जो इसकी पोटेंशियल, और आप भी इस बात से सहमत है, तो क्या है इसकी सही पोटेंशियल आपके हिसाब से सर? देखिए, मैंने कंपनी का कारोबार संभाला है 1 अगस्त 2023 से। और जो अगर हम प्योर नंबर्स की बात करें, तो एक थंब रूल होता है कि जितना आपका वर्किंग कैपिटल है, कंपनी का रेवेन्यू उसका 5 गुना होना चाहिए। तो ये एक इंडिकेटर है कि हमारा रेवेन्यू कहाँ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर में 8,000 करोड़ के लगभग रेवेन्यू तो होना ही चाहिए, जो कि चूंकि हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं और इतने अपॉर्चुनिटीज हैं और इतने अच्छे ऑर्डर्स आने की संभावनाएं हैं। और सही जो आकलन होगा कंपनी का, जब हम 10,000 जब हम 10,000 करोड़ का जो है रेवेन्यू टच कर जाएंगे, तो वो एक सही आकलन होगा कंपनी का। टारगेट जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी डेफिनेटली अचीव कर सकती है, जितनी उसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है और जो आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और एक क्विक चेक देने के लिए। आगे किस तरीके के प्रॉस्पेक्ट्स और बिजनेस आउटलुक लग रहा है कंपनी का।